सर्वलोक हित से बढ़ के दूसरा कोई कार्य नहीं। सम्राट अशोक महान। नमस्कार साथियों, मैं हूं अरविंद कुमार मौर्य। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यह कथन सम्राट अशोक महान का है कि सर्वलोक हित से बढ़ के दूसरा कोई कार्य नहीं। इसके पश्चात उनके ऐसे बहुत सारे कथन, बहुत सारे ऐसे शिलालेख के माध्यम से ऐसी जानकारियाँ, ऐसी बातें निकल के सामने आती रहती हैं जो आपको उनका फ़ैन बनाने पर मजबूर करती हैं। जी हाँ, इतिहास को हमेशा इतिहास की नज़र से पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप सम्राट अशोक महान को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए, अगर आप असली इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ इतिहास को एक श्रोता बन के नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप उनके फ़ैन बन करके पढ़ेंगे साथियों। क्योंकि सम्राट अशोक महान के जो निर्णय हैं, जो उनके शिलालेख हैं, जो उन्होंने बातें कही हुई हैं अपने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से कनेक्ट करने के लिए, वह किसी भी दूसरे सम्राट के साथ सटीक नहीं बैठती। आप चाहे किसी भी इतिहास को पढ़िए, इतिहास भारत के इतिहास को या विश्व के इतिहास को पढ़िए। बहुत सारे सम्राट हुए, बहुत सारे अलग अलग राजा अलग अलग जगहों पे, भौगोलिक क्षेत्रों में, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग धर्म संप्रदायों से, लेकिन सम्राट अशोक महान के आसपास कोई भटकता हुआ भी नज़र नहीं आता। इनके शासनकाल को जब आप पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जब आप नज़र उठा करके देखेंगे तो पता चलता है कि 92% या 92% लोग शिक्षित हैं। 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे उस समय, यानी कि आज के लगभग 2400 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व, विदेशों से लोग आकर के शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं भारत में। ऐसी शिक्षा का स्तर है। जब उनकी साक्षरता के लेवल को आप देखना चाहेंगे, लोगों की समझ का देखना चाहेंगे, तो किसी भी राष्ट्र की प्रगति को देखना है तो कहते हैं कि वहाँ की साक्षरता के स्तर को आपको देखना होगा, वहाँ के क्राइम रेट को देखना होगा। तो क्राइम रेट पता चलता है कि 2% भी नहीं है उनके शासनकाल में। उनके शासनकाल की जो उपलब्धियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि उनके समय में ताले की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि लोग चोरी नहीं करते थे। साक्षरता का स्तर कुछ इस तरह था कि लोगों में भाईचारा था। कहीं पे भी धार्मिक दंगे या कोई भी उन्माद देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि सम्राट अशोक महान ने जिस तरह से संप्रदायों के बारे में अध्ययन किया था और जिस तरह के उनके निर्णय थे, अगर उनको वर्तमान में भी लागू किया जाए, चाहे जिस देश के हों, चाहे जहाँ के लोग हों, अगर उनकी इस विचारधारा को फॉलो करें। उन्होंने अपने शिलालेखों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के संदेश दिए हैं। धर्म को लेकर के भी, संप्रदाय को लेकर भी उनके बहुत सारे शिलालेख पढ़ने को मिले हैं। तो अगर उनके विचारों को फॉलो किया जाए तो निश्चित ही इन सारी जटिल समस्याओं से समाधान पाया जा सकता है। इसके बाद साथियों, अगर बात करेंगे अर्थव्यवस्था पे, तो हर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अब के भारत से तब के भारत में मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सम्राट अशोक महान विदेशों को दान दिया करते थे, सोने के सिक्के, सोने से मदद किया करते थे। फिर साथियों बात करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी सम्राट अशोक महान ने बड़े ही गजब के कार्य किए। वह कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं कि उनके शिलालेखों में या उनके इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि सम्राट अशोक महान ने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी उन्होंने चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। इसका मतलब कि उस समय में भी मेडिकल साइंस का विकास हो चुका था उनके शासनकाल में, उनके शासन व्यवस्था में। और यह सब तभी संभव है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो विकास हो, जब आपके पास विज्ञान होगा। विज्ञान तब होगा जब आपके पास शिक्षा होगी, और शिक्षा का स्तर पहले ही हमने डिस्कस किया कि 92% था। एजुकेशन का जो परसेंटेज था एजुकेट लोगों का, वो 92% रहा। इसका मतलब ये था कि लोग शिक्षित थे तो मेडिकल साइंस था, विकास था, सड़कें थी। तो उन्होंने ऐसी औषधालय बनवाए, ऐसे दवाखाने जहाँ पे पशुओं का भी इलाज संभव हो सके। फिर उस समय ये संसाधन उतनी तेज़ी से चलने वाले ना होने की वजह से जब उन्होंने देखा कि लोग पैदल सफ़र करते हैं, दूर दूर के सफ़र होते हैं, गाड़ियाँ धीमे चलने वाली हुआ करती थी, जैसे बैलगाड़ियाँ वगैरह या जो भी रहे हो, तो उन्होंने फिर सड़कों के किनारे फलदार वृक्षों का लगवाना, सड़कों के किनारे शुद्ध पेयजल उपस्थित हो इसके लिए नलकूप कुओं का खुदवाना, और जो फल लगे वो छायादार हों, वो जो पेड़ हों वो छायादार हों, और जो वृक्ष हों वो
फल भी देते हों, इस प्रकार के फलों का लगवाया जाना उनके समय में। तो उनकी शासन नीतियों को, जो विदेशों से उनके जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि एक तो ये कि वो इतने ताकतवर सम्राट हैं और सभी आसपास के जो सीमांत देश हैं उनके साथ उनकी अच्छी मैत्री है और सभी के साथ अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो देश गरीब है उनकी वह मदद भी करते हैं। तो ऐसे सम्राट की जयंती है आने वाली 16 अप्रैल को। उस जयंती पे सभी लोग सेलिब्रेट करें और आप सभी को मेरी ओर से जयंती पर हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। इसलिए सम्राट अशोक के फ़ैन हो जाते हैं। जब आप पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि शिक्षा का लेवल एक अलग है, मेडिकल का लेवल एक अलग है, जागरूकता का स्तर एक अलग लेवल पे है, जहाँ पे भाईचारा है, समता है, बंधुत्व है, प्रेम है। लोग यहाँ पे न्याय के क्षेत्र में जब जाते हैं तो न्याय भी हर किसी को बराबर मिलता है। ऐसा नहीं कि चेहरा, पोजीशन या पद प्रतिष्ठा देख करके न्याय हो रहा है तो न्याय में पता चल रहा है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इन सब चीज़ों से बहुत दूर एक अलग स्तर का, ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में हम किसी दूसरे काल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे कि इतिहासकारों ने फिर या गीतकारों ने उन्हीं को पढ़ करके, देख करके ये लिखना है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, या फिर विश्व विजेता या विश्व गुरु भारत को। तो यह सब कौन से शासनकाल में है? तो जब आप इतिहास को पढ़ेंगे कि किस शासनकाल में किस समय के दौरान आप देख पाएंगे भारत को विश्व गुरु या विश्व विजेता, तो पता चलता है कि वह शासनकाल एकमात्र शासक का है भारत में, और वह है सम्राट अशोक महान, जिनका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में, हमारे पासपोर्ट में, जो हमारे बाहर जाने के लिए हमको रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पासपोर्ट में फिर उनका चक्र, सम्राट उनका अशोक चक्र वो तिरंगे में होना, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे सम्राट अशोक महान भारत को न रिप्रेजेंट करते हों। और क्यों ना करें, भारत के पूरे इतिहास को जब आप खंगालेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तो पता चलता है कि सम्राट अशोक महान जैसा शासक कोई है ही नहीं। उनके जैसा क्या, उनके आसपास, उनके किए गए कार्यों के आसपास भी कोई भटकता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी को उनकी जयंती पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं।